कैसे हैं आप लोग। तो प्रीवियस लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 35 में हमने सीखा था प्राइस इलास्टिसिटी का टाइप 4 दैट इज रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। आज के इस लेक्चर में हम सीखने जा रहे हैं प्राइस इलास्टिसिटी का लास्ट टाइप दैट इज रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, जहां पे ईडी का आंसर आता है इज लेस देन 1। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी का टाइप 5 रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। व्हेन a percentage change in price leads to less than proportionate change in quantity demanded, it is said to be the relatively inelastic demand। जहां पे प्राइस जो होगा वो ज्यादा होगा और क्वांटिटी डिमांड में जो है वो चेंज है वो कम होगा, इस तरीके की इलास्टिसिटी को कहते हैं रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। याद रखेंगे, जहां पे ईडी का जो आंसर आएगा वो 1 आएगा। एग्जाम्पल, 50% fall in price leads to 25% rise in the quantity demand। आपको पता है कि प्राइस जो है वो डिक्रीज हो रहा है 50% से, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, डिमांड इंक्रीज हो रहा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 25% से। तो इससे क्या होगा, लेट्स से अब आपको पता है, हमें पढ़ना होगा इसका एक फॉर्मूला दैट इज ईडी मींस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये है परसेंटेज, ये है चेंज, ये है क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड कितना था, क्वांटिटी डिमांडेड था 25%, तो 25%। प्राइस कितना था चेंज का, प्राइस था 50%, 50%। आपने क्या किया, 25 अपॉन 50 किया, इसको कैंसिल किया, 55 1 जा 55 और आपने किया 55 2 जा कर दिया 50, तो 1/2 आ गया। 1/2 का करेंगे कैंसिल तो आपको मिल जाएगा 0.5। कैसे कैंसिल होगा, ये है 1 1 2 के टेबल में नहीं आता, सॉरी 2 2 के टेबल में 1 नहीं आता, तो हमने क्या किया, हमने इस 1 को पहले 10 बनाया और हमने 0 लिखा, 0 के आगे हमने जहाँ पे 0 लगाया इसको बनाया पॉइंट और ये था बन गया अब 10। अब 10 को हमने कैंसिल किया तो कितना आ गया, 2 के टेबल में 5 पे आता है 10, so you'll get 0.5। बेसिक कैंसलेशन है, बेसिक कैलकुलेशन है। ठीक है, कोई बड़ा फिगर नहीं है, बस आपने आंसर लेके आना 0.5। ठीक है, अब ईडी का आंसर कितना है, 0.5 है, तो 0.5 जो है वो 1 से छोटा है ना। तो ईडी का आंसर कितना है 0.5, तो जो 0.5 है इज लेस देन 1। क्लियर, तो ईडी क्या हो गया, ईडी भी हो गया लेस देन 1, क्योंकि ईडी का आंसर 0.5 है और क्योंकि 0.5 1 से छोटा है इसलिए ईडी हो गया इज लेसर देन 1। ठीक है, तो पहले हमने सीख लिया मीनिंग, फिर देख लिया फॉर्मूला। चलिए बढ़ते हैं, सीखते हैं ग्राफ। आपको पता है एक्स एक्सिस पे डिमांड लिया जाता है, वाई एक्सिस पे प्राइस लिया जाता है, बहुत सिंपल। ठीक है, नाउ हमारा ओरिजिनल प्राइस है पी, क्वांटिटी डिमांडेड हमारा क्यू। तो प्राइस था ओपी, क्वांटिटी था ओक्यू, जिसमें हमें एक पॉइंट मिला था, ये है हमारा पॉइंट। फिर प्राइस जो है वो डिक्रीज हो गया बहुत ज्यादा परसेंटेज से। ठीक है, और इससे क्या हुआ, प्राइस डिक्रीज होने से अब की बार इस बार क्या हुआ है, क्वांटिटी में थोड़ा सा ही इंक्रीमेंट हुआ है। आपने प्राइस बहुत ज्यादा कम कर दिया, लेकिन प्राइस में ज्यादा क्वांटिटी में ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ। आपने सोचा कि अब हम प्रोडक्ट का प्राइस ज्यादा कम कर देते हैं और हमारा जो सेल है, हमारा जो क्वांटिटी है, जो डिमांड है वो ज्यादा होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आपने 50% से आपने प्राइस रिड्यूस कर दिया और क्वांटिटी जो है वो सिर्फ आपका 25% से ही इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो आपको एक नया प्राइस मिल गया दैट इज P1 और क्वांटिटी भी नया मिल गया दैट इज Q1। एक नया पॉइंट आपको मिला। ठीक है, इन दोनों पॉइंटों को आपको मिला दिया और आपको एक नया डिमांड का मिला दैट इज DD। इस केस में क्या हो रहा है, ED इज लेसर देन 1। तो रिलेटिव इलास्टिक में ED इज लेसर देन 1 ये ग्राफ की मदद से प्रूव हो गया। चलिए अब देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। इन फिगर 3.15 व्हेन द प्राइस फॉल्स फ्रॉम OP टू OP1, क्या हो रहा है भाई, प्राइस डिक्रीज हो रहा है, OP से OP1 हो गया। पहले प्राइस था इतना, अब वो प्राइस रिड्यूस होके हो गया इतना, दैट इज 50% रिडक्शन। पर डिमांड राइजेस, तो प्राइस कम होने से डिमांड तो बढ़ता है, दैट वी ऑलरेडी नो, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्रॉम OQ टू OQ1। तो पहले हम OQ क्वांटिटी कर रहे थे, हमारा क्वांटिटी इतना था, अब OQ क्वांटिटी हमारा बढ़ गया। ठीक है, लेकिन जो बढ़ोतरी हुई है, जो इंक्रीमेंट हुआ है क्वांटिटी में, वो सिर्फ और सिर्फ 25% का। देयरफॉर द डिमांड कर्व हैज स्टीपर। स्टीपर का मतलब होता है थोड़ा सा खड़ा हुआ, थोड़ा सा अपने वाई एक्सिस की तरफ जाता हुआ।
ये बिल्कुल फ्लैटर नहीं है रिलेटिवली इलास्टिक की तरह, ये पैरेलल नहीं है एक्स एक्सिस को, ये पैरेलल नहीं है वाई एक्सिस को, नहीं है, ठीक है। ये है थोड़ा सा स्टीपर। स्टीपर का मतलब होता है ना ही बिल्कुल फ्लैट ना ही हॉरिजॉन्टल या पैरेलल, इसका मतलब है स्टीपर थोड़ा सा वाई एक्सिस को जाता हुआ। क्लियर। तो रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड में ईडी का जो आंसर आता है इज लेसर देन 1। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं इस पूरे टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी में। सबसे पहले हमने सीखा टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी के 3 मेजर टाइप थे। नंबर 1 इनकम इलास्टिसिटी, नंबर 2 क्रॉस इलास्टिसिटी एंड नंबर 3 प्राइस इलास्टिसिटी। ठीक है, अब इस प्राइस इलास्टिसिटी के ही हमने 3 टाइप सीखे। नंबर 1 परफेक्टली इलास्टिक, जहाँ पे ईडी का आंसर आता था इन्फिनाइट। ठीक है, ये बात हम आपको इसलिए बता दी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे आपको या तो टाइप के नाम पूछे जाएंगे, या तो उसका फॉर्मूला पूछा जाएगा, या तो उस कर्व का शेप पूछा जाएगा कि भाई उस इलास्टिसिटी में कर्व का शेप कैसा होता है, डिमांड कर्व का शेप कैसा होता है, वो रेक्टेंगुलर होता है, वो हाइपरबोला होता है, वो हॉरिजॉन्टल होता है, वो पैरेलल होता है, वो वर्टिकल होता है, ये सब आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, देन हमने सीखा परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, जहाँ पे जो ईडी का आंसर होता है वो होता है 0। फिर हमने सीखा था थर्ड टाइप दैट इज यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जहाँ पे ईडी का आंसर आता है 1। फिर हमने सीखा रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, जहाँ पे ईडी इज ग्रेटर देन 1। फिर आज यानी लास्ट टाइप हमने सीखा रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड दैट इज ईडी इज लेसर देन 1। रिलेटिवली इलास्टिक में जो ईडी का आंसर आता है वो लेसर देन 1 होता है। तो ये हमने सीखे 5 मेजर टाइप प्राइस इलास्टिसिटी के। सबसे पहले हमने सीखा परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, जहाँ परफेक्टली इलास्टिक में क्या कि भाई यहाँ पे जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें चेंज होता है वो इन्फिनाइट होता है, इसलिए जो आंसर आता है इन्फिनाइट। फिर हमने सीखा परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, जहाँ पे क्वांटिटी डिमांड में 0 का चेंज, प्राइस में तो चेंज होता है लेकिन क्वांटिटी में चेंज नहीं होता है, इसलिए हमारा आंसर आता है 0। फिर हमने सीखा टाइप 3 यूनिट इलास्टिसिटी डिमांड, जिसमें हमने सीखा था कि जितना प्राइस में चेंज होता है उतना ही डिमांड में चेंज होता है, उतना ही परसेंटेज, उतना ही प्रपोर्शनेट। ठीक है, इसलिए इसे कहते हैं यूनिटरी इलास्टिसिटी डिमांड। जब हम कैंसिल करेंगे तो हमें आता है 1। आपको याद है हमने एग्जांपल में सीखा था 50/50, तो आपको आंसर आ गया था 1। फिर हमने प्रीवियस लेक्चर में सीखा था रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, जहाँ पे जो प्राइस का प्रपोर्शनेट है वो कम होता है और क्वांटिटी का प्रपोर्शन वो ज़्यादा होता है। फिर हमने सीखा लास्ट रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड आज के इस लेक्चर में, जहाँ पे जो प्राइस का प्रपोर्शनेट था वो ज़्यादा था और क्वांटिटी का जो प्रपोर्शनेट था वो कम था। तो हमने हमारे एग्जाम्पल के लिए अज्यूम कर लिया था 25/50, इसको सॉल्व करने के बाद आपको आ गया था 0.5। 0.5 1 से छोटा है, इसीलिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी आ गया इज लेस देन 1, ईडी इज लेस देन 1। तो ये प्रूव हो गया कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो आंसर है वो है लेस देन 1। आपको क्या याद रखना पड़ेगा, हर इलास्टिसिटी का मीनिंग याद रखना पड़ेगा, उसका एक्सप्लेनेशन याद रखना पड़ेगा, उसका ग्राफ याद रखना पड़ेगा और उस ग्राफ को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। ठीक है, फॉर्मूला क्या उसका एक्सप्लेनेशन। तो ये था टाइप 3 प्राइस इलास्टिसिटी के पांचों टाइप, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, यूनिटरी, रिलेटिव इलास्टिक, रिलेटिवली इनइलास्टिक। सो आई होप मैंने आपके सभी डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 37 में हम सीखेंगे क्या होते हैं डिफरेंट मेथड्स ऑफ मेजरिंग ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्लियर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू वेरी मच एंड ऑफ कोर्स गुड बाय।